नमस्कार, स्वागत है आपका कथा कल्प में। एक दुनिया समानांतर से ली गई आज की कहानी है खोई हुई दिशाएं। कहानीकार हैं कमलेश्वर। ये कहानी आपको एक अलग अंदाज की कहानी लगेगी। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी खोई हुई दिशाएं। सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंदर खड़ा था। सामने दाएं बाएं आदमियों का सैलाब था। शाम हो रही थी और कनॉट प्लेस की बत्तियां जगमगाने लगी थीं। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे, कहीं दूर आया गया भी तो नहीं। फिर भी थकान सारे शरीर में भरी हुई थी। दिल और दिमाग इतना थका हुआ था कि लगता था वही थकान धीरे धीरे उतरकर तन में फैलती जा रही है। पूरा दिन बर्बाद हो गया, यही खड़ा सोच रहा था। घर लौटने को भी मन नहीं कर रहा था। आती जाती एक सी औरतों को देखकर मन और ऊबने लगता था। भूख पता नहीं लगी है या नहीं, वह दिमाग पर जोर डालता है। सवेरे 8 बजे घर से निकला था। एक प्याली कॉफी के अलावा तो कुछ पेट में नहीं गया। और तब उसे एहसास हुआ कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। दिमाग और पेट का साथ ऐसा हो गया है कि भूख भी सोचने से लगती है। निगाह दूर आसमान पर अटक जाती है, जहां चीलें उड़ रही हैं और मोजे की शक्ल में कटा हुआ आसमान दिखाई दे रहा है। उस गंदले आसमान के नीचे जामा मस्जिद का गुंबद और मीनार दिखाई पड़ रही है। उनकी नोकें बड़ी अजीब सी लग रही हैं। पीछे वाली दुकान से बाहर चोलियों का विज्ञापन है। रीगल बस स्टॉप के नीम के पेड़ों से धीरे धीरे पत्तियां झड़ रही हैं। बसें जूं जूं करके आती हैं, एक क्षण ठिठकती है, एक ओर से सवारी को उगलती है और दूसरी ओर से निगल कर आगे बढ़ जाती है। चौराहे पर बत्तियां लगी हैं, बत्तियों की आंखें लाल पीली हो रही हैं। आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं, पर कोई उसे नहीं पहचानता। हर आदमी या औरत लापरवाही से दूसरे को नकारता या झूठे दर्प में डूबा हुआ गुजर जाता है। और तब उसे अपना वह शहर याद आता है जहां से 3 साल पहले वह चल आया था। गंगा के सुनसान किनारे पर भी अगर कोई अनजान मिल जाता तो नजरों में पहचान की एक झलक तैर जाती थी। और यह राजधानी, जहां सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं है, अपने देश का नहीं है। तमाम सड़कें हैं जिन पर वह जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुंचाती। उन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियां हैं, पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। उन घरों के बाहर फाटक हैं जिन पर कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी है, फूल तोड़ने की मनाही है और घंटी बजाकर इंतजार करने की मजबूरी है। घर पर निर्मला इंतजार कर रही होगी। वहां पहुंचकर भी पहले मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठना होगा, क्योंकि बिस्तर पर कमरे का पूरा सामान सजा होगा और वह हीटर पर खाना पका रही होगी। उन्मुक्त होकर वह हवा के झोंके की तरह कमरे में घुस भी नहीं सकता और न उसे बाहों में लेकर प्यार कर सकता है, क्योंकि गुप्ता जी अभी मिल से लौटे नहीं होंगे और मिसेस गुप्ता बेकारी में बैठी गप लड़ा रही होंगी या किसी स्वेटर की बुनाई सीख रही होंगी। अगर वह चला भी गया तो कमरे में बहुत अदब से घुसेगा, फिर मिसेस गुप्ता से इधर उधर की दो चार बातें करेगा। तब बीवी खाना खाने की बात कहेगी और खाने की बात सुनकर मिसेस गुप्ता घर जाने के लिए उठेंगी। और फिर उसके बाद बड़ी खिड़की का पर्दा खिसकाना पड़ेगा, किसी बहाने खुराना की तरफ वाली खिड़की को बंद करना पड़ेगा, घूमकर मेज के पास पहुंचना होगा और तब पानी का एक गिलास मांगने के बहाने वह पत्नी को बुलाएगा। और तब उसे बाहों में लेकर प्यार से यह कह सकने का मौका आएगा, बहुत थक गया हूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के पहले ही उसका मन झुंझला उठेगा और यह कहने पर मजबूर हो जाएगा, अरे भाई खाने में कितनी देर है। सारा प्यार और समूची पहचान न जाने कहां छिप चुकी होगी। अजीब सा बेगानापन होगा। बेकरी वालों के यहाँ भर्राई आवाज में रेडियो गा रहा होगा और गुलाटी के थके कदमों की खोखली आवाज जीने पर सुनाई पड़ेगी। गली में कोई स्कूटर आकर रुकेगा और उसमें से कोई बिन पहचाना आदमी किसी और के घर में चला जाएगा। मोटरों की मरम्मत करने वाले गैरेज के मालिक सरदार चाबियां लेकर घर जाने के इंतजार में आधी रात तक बैठा रहेगा, क्योंकि उसे 15 साल पुराने मैकेनिक पर
आज भी शायद विश्वास नहीं है। और सामने रहने वाले बिशन कपूर के आने की आहट भर मिलेगी। पिछले 2 साल से उसने सिर्फ उनके नाम की प्लेट देखी है, बिशन कपूर, जर्नलिस्ट। और उसकी शक्ल के बारे में वह सिर्फ यह जानता है कि सामने वाली खिड़की से जब बिजली की रोशनी छनने लगती है और सिगरेट का धुआं सलाखों से लिपट लिपट कर बाहर अंधेरे में डूब जाता है, तो बिशन कपूर नाम का एक आदमी भीतर होता है। और सुबह जब उसकी खिड़की के नीचे अंडे का छिलका, डबल रोटी का रैपर और जली हुई सिगरेटें, तिलियां और राख बिखरी हुई होती है, तो बिशन कपूर नाम का आदमी जा चुका होता है। सोचते सोचते उसे लगा कि मोजे की बदबू और भी तेज होती जा रही है और अब रेलिंग के पास खड़ा रहना मुश्किल है। जेब से डायरी निकालकर उसने अगले दिन की मुलाकातों के बारे में जान लेना चाहा। अंग्रेजी दैनिक में पहले फोन करना है, फिर समय तय करके मिलना है। रेडियो में एक चक्कर लगाना है, पिछला चेक रिजर्व बैंक से कैश कराना है और घर एक मनी ऑर्डर भेजना है। कल का पूरा वक्त भी इसी में निकल जाएगा, क्योंकि अखबार का संपादक परिचित नहीं है जो फौरन बुला ले और खुलकर बात कर ले और कोई बात तय हो जाए। रेडियो में भी कोई बात 10 मिनट में तय नहीं हो सकती है। और रिजर्व बैंक के काउंटर पर इलाहाबाद वाला अमरनाथ नहीं है जो फौरन चेक लेकर रुपया ला दे। डाक खाने पर व्यापारियों के चपरासियों की भीड़ होगी जो 10-10 मनी ऑर्डर के फॉर्म लिए लाइन में खड़े होंगे। हर एक कागज पर पूरी रकम और मनी ऑर्डर कमीशन का मिजान लगाने में मशगूल होंगे। उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता होगा। एक क्षण की जान पहचान का सिलसिला सिर्फ पेन होगा जो कोई ना कोई 2 हरूफ लिखने के लिए मांगेगा और लिख चुकने के बाद अपना खत पढ़ते हुए वह बाएं हाथ से उसे कलम लौटाकर शायद धीरे से थैंक यू कहेगा और टिकट वाले काउंटर की ओर बढ़ जाएगा। और तब उसे झुंझलाहट सी हुई। डायरी हाथ में थी और उसकी निगाहें फिर दूर की ऊंची इमारतों पर अटक गई थीं, जिन पर बिजली के मुकुट जगमगा रहे थे। और उन नामों में से वह किसी को भी नहीं जानता था। इलाहाबाद में सबसे बड़े कपड़े वाले के बारे में इतना तो मालूम था कि पहले वह बहुत गरीब था और कंधे पर कपड़ा रखकर फेरी लगाता था, और अब उसका लड़का विदेश पढ़ने गया हुआ है और वह खुद बहुत धार्मिक आदमी है जो अब माथे पर छापा तिलक लगाकर मनमाना मुनाफा वसूल करता है और कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता, किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ता। कनॉट प्लेस में खुले हुए लॉन हैं, तन्हा पेड़ हैं और उन दूर दूर खड़े तन्हा पेड़ों के नीचे नगर निगम की बेंचें हैं जिन पर थके हुए लोग बैठे हैं और लॉन में एक आध बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चों की शक्लें और शरारतें तो बहुत पहचानी सी लगती है, पर गोलगप्पे खाती हुई उनकी मम्मी अजनबी हैं, क्योंकि उसकी आंख में मासूमियत और गरिमा से भरा प्यार नहीं है। उसके शरीर में मातृत्व का सौंदर्य और दर्प भी नहीं है। उसमें सिर्फ एक खुमार है और एक बहुत बेमानी और पिटी हुई ललकार है जिसे न तो नकारा जा सकता है और ना स्वीकार किया जा सकता है। वह ललकार सब कानों में गूंजती है और सब बहरों की तरह गुजर जाते हैं। लॉन पर कुछ क्षण बैठने को मन हुआ, पर उसे लगा कि वहां भी कोई ठिकाना नहीं। अभी कल ही तो चोर की तरह दबे पांव घास में बहता हुआ पानी आया था और उसके कपड़े भीग गए थे। तन्हा खड़े पेड़ों और उनके नीचे सिमटते अंधेरे में अजीब सा खालीपन है। तन्हाई ही सही, पर उसमें अपनापन तो हो। वह तन्हाई भी किसी की नहीं है, क्योंकि हर 10 मिनट बाद पुलिस का आदमी उधर से घूमता हुआ निकल जाता है। झाड़ियों की सूखी टहनियों में आइसक्रीम के खाली कागज और चने की खाली पुड़ियां उलझी हुई हैं, या कोई बेघर बार आदमी शराब की खाली बोतल फेंक कर चला गया है। डायरी पर फिर उसकी नजर जम जाती है और शोर शराबे से भरे उस सैलाब में वह बहुत अकेला सा महसूस करता है और लगता है कि इन 3 सालों में उसे कुछ भी नहीं हुआ जो उसका अपना हो, जिसकी कचोट अभी तक हो, खुशी या दर्द अब भी मौजूद हो। रेगिस्तान की तरह फैली हुई तन्हाई है, अनजान सागर तटों की खामोशी और सूनापन है और पछाड़ खाती हुई लहरों का शोर भर है, जिससे वह खामोशी और भी गहरी होती है। मोज़े की शक्ल में कटा हुआ आसमान है और जामा मस्जिद के गुंबद के ऊपर चक्कर काटती हुई चीलें हैं।
औरतों का पीछा करते हुए फूल बेचने वाले और यतीम बच्चों के हाथ में शाम की खबरों के अखबार हैं। और तभी चंदर को लगा कि एक अरसा हो गया, एक जमाना गुजर गया, वह खुद अपने से नहीं मिल पाया। अपने से बातें करने का वक्त ही नहीं मिला। यह भी नहीं पूछा कि आखिर तेरा हालचाल क्या है और तुझे क्या चाहिए। हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरों पर आई और उसने हर शुक्रवार के आगे नोट किया, खुद से मिलना है शाम 7 बजे से 9 बजे तक। और आज भी तो शुक्रवार ही है। यह मुलाकात आज ही होनी चाहिए। घड़ी पर नजर जाती है, 7 बजा है। पर मन का चोर हावी हो जाता है। क्यों ना टी हाउस में एक प्याला चाय पी ली जाए। न जाने क्यों मन अपने से मिलने में घबराता है, रह रहकर कतराता है। तभी उस पार से आता हुआ आनंद दिखाई देता है। वह उसे भी नहीं जानता। बड़ा बुरा मर्ज है आनंद को। वह इस छूत से बचा रहना चाहता है। आनंद दुनिया में दोस्त खोजता है, ऐसे दोस्त जो जिंदगी में गहरे ना उतरें पर उसके साथ कुछ देर तक रह सकें और बात कर सकें। उसकी बातों में अजीब सा बनावटीपन है। वह बनावटीपन जो आदमी किताबों से सीखता है। उसे लगता है कि वही बनावटीपन खुद उसमें भी कहीं ना कहीं है। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दर्जों में बैठ बैठ कर वह किताबों से जिंदगियों के भरे हुए ब्यौरे पढ़ रहा था, और अब आज उसे लगता है कि वह सारा वक्त बड़ी बेरहमी से बर्बाद किया गया है। उसने उन खंडहरों में समय बर्बाद किया है जिनकी कथाएं अधपढ़े गाइडों की जबान पर रहती हैं, जो हर बार उन मरी हुई कहानियों को हर दर्शक के सामने दोहराते जाते हैं। यह दीवाने खास है, जरा नक्काशी देखिए। यहाँ हीरे जवाहरातों से जड़ा सिंहासन था। यह जनाना हमाम है और यह वह जगह है जहां से बादशाह अपनी रियाया को दर्शन देते थे। यह महल सर्दियों का है, यह बरसात का, और यह हवादार महल गर्मियों का। और इधर आइए संभल के। हाँ, यह वह जगह है जहां फांसी दी जाती थी। चंदर को लगा जिंदगी के 25 साल वह उन गाइडों के साथ खंडहरों में बिता कर आया है, जिनकी जीवंत कथाओं को वह कभी नहीं जान पाया। सिर्फ दीवाने खास उसे दिखाया गया, नक्काशी दिखाई गई, और जनाने हमाम में घुमाकर गाइड ने उसे फांसी वाले अंधेरे और बदबूदार कमरे में छोड़ दिया, जहां चमगादड़ लटके हुए बिलबिला रहे हैं। हर एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक रस्सी लटक रही है, जिसका फंदा गर्दन में कस जाता है और आदमी झूल जाता है, और उसके बाद अंधे कुएं में फेंकी गई सिर्फ वे लाशें रह जाती हैं। उसमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, और आनंद भी उनसे अलग नहीं है। चंदर कतरा जाना चाहता था, क्योंकि आनंद आते ही किताबी तरीके से कहेगा, हाँ यार, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। ब्रिल क्रीम लगाते हो क्या? लड़कियां तो तबाह हो जाती होंगी कसम से। और तभी चंदर को सामने पाकर आनंद रुक जाता है। हेलो, यहां कैसे? क्यों लड़कियों पर जुल्म ढा रहे हो, हैं? सुनकर उसे हंसी आ जाती है। किधर से आ रहे हो? डायरी जेब में रखते हुए वह पूछता है। आज तो यूं ही फंस गए। आओ, एक प्याला कॉफी हो जाए। आनंद कहता है, फिर एक क्षण रुककर वह दूसरी बात सुझाता है। या कुछ और?" चंदर इसका मतलब समझकर ना कर देता है। वह जोर देता है, चलो फिर। अरे आज तो हो ही जाए। क्या रखा है इस जिंदगी में? कहते हुए वह झूठी हंसी हंसता और धीरे से हाथ दबाकर पूछता है, प्लीज इफ यू डोंट माइंड, कुछ पैसे हैं? उसके कहने में कोई हिचक नहीं है और ना उसे शर्म ही आती है। बड़ी सीधी सी बात है, पैसे कम है। अच्छा पार्टनर, मैं अभी इंतजाम करके आया। वह विश्वास को गहराता हुआ कहता है, यहीं रुकना, चले मत जाना, हाँ। और वह जाता है तो फिर नहीं आता। चंदर यह पहले से जानता है। कुछ देर बाद वह टी हाउस में घुस जाता है और मेजों के पास चक्कर काटता हुआ कोने वाले काउंटर से सिगरेट का पैकेट लेकर एक मेज पर जम जाता है। हेलो, कोई एक अधजाना चेहरा कहता है। बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ। और वह भी वहीं बैठ जाता है। दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। टी हाउस में बेपनाह शोर है, खोखली हंसी के ठहाके हैं, और दीवार पर एक घड़ी है जो हमेशा वक्त से आगे चलती है। 3 रास्ते बाहर से आने और जाने के लिए हैं, और चौथा रास्ता बाथरूम जाता है।
बाथरूम के पॉट्स में फिनाइल की गोलियां पड़ी हैं और गैलरी में एक शीशा लगा हुआ है। हर वह आदमी जो बाथरूम जाता है उस शीशे में अपना मुंह देखकर लौटता है। गिलार्ड में डिनर डांस की तैयारी हो रही है। कुर्सियों की 3 कतारें बाहर निकाल कर रख दी गई हैं। उधर बोलगा पर विदेशियों की भीड़ बढ़ रही होगी। और तभी एक जोड़ा भीतर आता है। महिला सजी धजी है और जूड़े फूल भी हैं। आदमी के चेहरे पर अजीब सा गुरूर है और वे दोनों फैमिली वाली सीट पर आमने सामने बैठ जाते हैं। बैठने से पहले उनमें कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ इतना भर कि जब महिला बैठने के लिए मुड़ी थी तो साथ वाले आदमी ने उसकी कमर पर हाथ रखकर सहारा भर दिया था। बस इतना सा साथ था दोनों में। उनके पास भी बात करने के लिए शायद कुछ नहीं है। महिला अपना जूड़ा ठीक करते हुए औरों को देख रही है और साथ वाला आदमी पानी के गिलास को देख रहा है। किसी के देखने में कोई मतलब नहीं है। आंखें हैं इसलिए देखना पड़ता है। अगर ना होती तो सवाल ही न था। एक जगह देखते देखते आंखों में पानी आ जाता है, इसलिए जरूरी है कि इधर उधर देखा जाए। बैरा उनकी मेज पर सामान रख जाता है और दोनों खाने में मशगूल हो जाते हैं। कोई बात नहीं करता। आदमी खाना खा के दांत कुरेदने लगता है और महिला रुमाल निकालकर अंदाज से लिपस्टिक ठीक करती है। अंत में बैरा आकर पैसे लौटाता है तो आदमी कुछ टिप छोड़ता है, जिसे महिला गौर से देखती है और दोनों लापरवाही से उठ खड़े होते हैं। फिर उन दोनों में हल्का सा संबंध उसे नजर आता है। वह आदमी ठिठक कर साथ वाली महिला को आगे निकलने का इशारा करता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। चंदर का मन और भारी हो जाता है। अकेलेपन का नागपाश और भी कस जाता है। अपने साथ बैठे हुए अनजान दोस्त की तरफ वह गहरी नजरों से देखता है और सोचता है, अजनबी ही सही, पर इसने पहचाना तो। इतनी पहचान भी बड़ा सहारा देती है। चंदर को अपनी ओर देखते हुए देख वह साथ वाला दोस्त कुछ कहने को होता है, पर जैसे उसे कुछ याद नहीं आता। फिर अपने को संभाल कर उसने चंदर से पूछा, आप आप तो शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री में हैं। मुझे याद पड़ता है कि कहते हुए वह रुक जाता है। चंदर का पूरा शरीर झंझना उठता है और एक घूंट में बची हुई कॉफी पीकर वह बड़े संयत स्वर में जवाब देता है, जी नहीं, मैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में कभी नहीं था। वह आदमी आगे अटकलें भिड़ाने की कोशिश नहीं करता। सीधे सीधे उन अनजान संबंधों को मजबूत बनाते हुए कहता है, ऑल राइट पार्टनर, फिर कभी मुलाकात होगी। और सिगरेट सुलगाता हुआ उठ जाता है। चंदर बाहर निकलकर बस स्टॉप की ओर बढ़ता है। मद्रास होटल के पीछे बस स्टॉप पर 4-5 लोग खड़े हैं और पुलिस वाला स्टॉप की छतरी के नीचे बैठा सिगरेट पी रहा है। चंदर वहीं आकर खड़ा हो जाता है। सब जानना चाहते हैं कि बस कब तक आएगी, पर कोई किसी से कुछ भी नहीं पूछता। पेड़ के अंधेरे में वह चुपचाप खड़ा है। नीचे पीले पत्ते पड़े हैं जो उसके पैरों से दबकर चुरमुराने लगते हैं और पीले पत्तों की आवाज उसे वर्षों पीछे खींच ले जाती है। इस आवाज में एक बहुत गहरा अपनापन है। उसे बड़ी राहत सी मिलती है। ऐसे ही पीले पत्ते पड़े हुए थे उस राह पर बहुत साल पहले। इंदिरा के साथ एक दिन वह चला जा रहा था। कुछ भी नहीं था उसके पास सामने। कुछ भी नहीं था उसके सामने। वह खंडरों में अपनी जिंदगी खराब कर रहा था और तब इंदिरा ने ही उससे कहा था, चंदर, तुम क्या नहीं कर सकते। वही पहचानी हुई आवाज फिर उसके कानों से टकराती है, तुम क्या नहीं कर सकते। और यह कहते कहते इंदिरा की आंखों में अदम्य विश्वास झलक आया था। और इंदिरा की उन प्यार भरी आंखों में झांकते हुए उसने कहा था, मेरे पास है ही क्या। समझ में नहीं आता कि जिंदगी कहां ले जाएगी इंदिरा। इसीलिए मैं यह नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी मेरी खातिर बिगाड़ लो। पता नहीं ये किस किनारे लगे, भूखा मरूं या पागल हो जाऊं। इंदिरा की आंखों में प्यार के बादल और गहरे हो गए थे। उसने कहा था, ऐसी बातें क्यों करते हो चंदर, मैं तुम्हारे साथ हर हालत में सुखी रहूंगी। चंदर ने उसे बहुत गौर से देखा था। इंदिरा की आंखों में नमी आ गई थी। उसकी कटीली बरौनियों से विश्वास भरी मासूमियत छलक रही थी। माथे पर आई हुई लट छूने का उसका मन हो आया था, पर वह झिझक कर रह गया था।
इंदिरा के कानों में पड़े हुए कुंडल पानी में तैरती हुई मछलियों की तरह झलक जाते थे। और तब उसने कहा था, आओ उधर पेड़ के नीचे बैठेंगे। वे दोनों साथ साथ चल दिए थे। सिरस के पेड़ के नीचे एक सीमेंट की बेंच बनी थी। राह पर पीली पत्तियां बिखरी हुई थीं। उनके कुचलने से ऐसी ही आवाज आई थी जो अभी अभी उसने सुनी थी, वही पहचान भरी आवाज। दोनों बेंच पर बैठ गए थे और चंदर धीरे से उसकी कलाई पर उंगली से लकीरें खींचने लगा था। दोनों खामोश बैठे थे। बहुत सी बातें थीं जो वे कह नहीं पा रहे थे। कुछ क्षणों बाद इंदिरा ने आंखें चुराते हुए उसे देखा था और शर्मा गई थी। फिर उसी बात पर आ गई थी, जैसे उसी एक बात में सारी बातें छिपी हों। तुम ऐसा क्यों सोचते हो चंदर? मुझ पर भरोसा नहीं है? और तब चंदर ने कहा था, भरोसा तो बहुत है इंदिरा, पर मैं खाना बदोशों की तरह जिंदगी भर भटकता रहूंगा। उन परेशानियों में तुम्हें खींचने की बात सोचता हूं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम बहुत अच्छी और सुविधाओं से भरी जिंदगी जी सकती हो। मैंने तो सिर पर कफन बांधा है, मेरा क्या ठिकाना। तुम चाहे जो कुछ बनो चंदर, अच्छे या बुरे, मेरे लिए एक से रहोगे। कितना इंतजार करती हूं तुम्हारा, पर तुम्हें कभी वक्त ही नहीं मिलता। फिर कुछ देर मौन रहकर उसने कहा था, इधर कुछ लिखा? हां, धीरे से चंदर ने कहा था। दिखाओ, इंदिरा ने मांगा था। और तब चंदर ने पसीजे हुए हाथ से डायरी आगे बढ़ाती थी। इंदिरा ने तुरंत उस डायरी को अपनी किताबों में रख लिया था और बोली थी, अब यह कल मिलेगी। इस बहाने तो अब आओगे? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं डायरी अपने साथ ले जाऊंगा, मुझे वापस दे दो, चंदर ने कहा था। तो इंदिरा शैतानी से मुस्कुराती रही थी और उसकी आंखों में प्यार की गहराइयां और बढ़ गई थीं। हार कर चंदर वापस चला आया था और दूसरे दिन अपनी डायरी लेने पहुंचा था तो इंदिरा ने कहा था, इसमें कुछ मैंने भी लिखा है, पढ़कर फाड़ देना जरूर से। मैं नहीं फाड़ूंगा, तो कुट्टी हो जाएगी, इंदिरा ने बच्चों की तरह बड़ी मासूमियत से कहा था। और इस वक्त उसके मुंह से वह बेहद बचपने की बात भी बड़ी अच्छी लगी थी। और एक दिन इंदिरा घर आई थी। इधर उधर से घूम घाम कर वह चंदर के कमरे में पहुंच गई थी। और तब चंदर ने पहली बार उसे बिल्कुल अपने पास महसूस किया था। उसके माथे पर रंग से बिंदी बना दी थी और कई क्षणों तक मुग्ध सा देखता रह गया था। और अनजाने ही उसने होठ इंदिरा के माथे पर रख दिए थे। इंदिरा की पलकें झप गई थीं और माथे पर आया पसीना उसके होठों ने सोख लिया था। रेशमी रोएं पसीने से चिपक गए थे और उन उन्माद के क्षणों में दोनों ने ही प्रतिज्ञा की थी। वह प्रतिज्ञा जिसमें शब्द नहीं थे, जो होठों तक भी नहीं आई थी। तब से उसे ये शब्द हमेशा याद रहते हैं, तुम क्या नहीं कर सकते। और तभी एक दूसरे नंबर की बस आती है और ठिठक कर चली जाती है। चंदर को एहसास होता है कि वह बस स्टॉप पर खड़ा है। वह गहरी पहचान कहीं कोई तो है और वह बहुत दूर भी तो नहीं। इंदिरा भी तो यहीं दिल्ली में है। अभी 2 महीने पहले ही तो वह मिला था। तब भी इंदिरा की आंखों में वह 4 बरस पहले की पहचान थी। और उसने पति से किसी बात पर कहा था, अरे चंदर की आदतें मैं खूब जानती हूं। और इंदिरा के पति ने खुले दिल से कहा था, तो फिर भाई इनकी खातिर वातिर करो। और इंदिरा ने मुस्कुराते हुए 4 बरस पहले की तरह चिढ़ाने के अंदाज में बयान किया था, चंदर को दूध से चिढ़ है और कॉफी इन्हें धुआं पीने की तरह लगती है। चाय में अगर दूसरा चम्मच चीनी डाल दी गई तो इनका गला खराब हो जाएगा। कहकर वह खिलखिलाकर हंस दी थी। और इस बात से उसने पिछली बातों की याद ताजा कर दी थी। सचमुच चंदर 2 चम्मच चीनी नहीं पी सकता। बस आने का नाम नहीं ले रही थी। खड़े खड़े चंदर को लगा कि इस अनजानी और बिन जान पहचान से भरी नगरी में एक इंदिरा है जो उसे इतने सालों के बाद भी पहचानती है, अब तक जानती है। उसका मन अपने आप इंदिरा से मिलने के लिए छटपटाने लगा ताकि यह अजनबीपन किसी तरह टूट सके। तभी एक फटफट वाला आवाज लगाता हुआ आ जाता है।
गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, गुरुद्वारा रोड। चंदर एक कदम आगे बढ़ता है और वह सरदार उसे देखते ही जैसे एकदम पहचान जाता है। हाँ, आइए बाबूजी, करोल बाग, गुरुद्वारा रोड। उसकी आंखों में पहचान की झलक देखकर चंदर का मन हल्का हो जाता है। आखिर एक ने तो पहचाना। चंदर सरदार को पहचानता है। बहुत बार वह इसी सरदार के फटफट में बैठकर कनॉट पैलेस आया है। आंखों में पहचान देखते ही चंदर पलटकर फटफट पर बैठ जाता है। 3 सवारियां और आ जाती हैं और 10 मिनट बाद ही गुरुद्वारा रोड के चौराहे पर फटफट रुकता है। चंदर एक चवन्नी निकालकर सरदार की हथेली पर रख देता है और पहचान भरी नजरों से उसे देखता हुआ चलने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, ए बाबूजी, अरे कितना पैसा दिया? चंदर मुड़कर देखता है तो सरदार उसकी तरफ आता हुआ कहता है, 2 आने और चाहिए साहब, 2 आने। हमेशा 4 आने लगते हैं सरदार जी। चंदर पहचान बताता हुआ कहता है, पर सरदार की आंखों में पहचान की परछाई तक नहीं है। वह फिर कहता है, अरे सरदार जी, आपके फटफट पर ही 20 बार 4 आने देकर आया हूं। और जी किसी और ने लय होंगे 4 आने, असीते 6 आने तो घट नहीं लेंदे बादशाह। सरदार इस बार पंजाबी में बोला था और उसकी हथेली फैली हुई थी। बात 2 आने की नहीं थी। चंदर ने बाकी पैसे उसकी हथेली पर रख दिए और इंदिरा के घर की तरफ मुड़ गया। और इंदिरा उसे मिली तो वैसे ही वह अपने पति का इंतजार कर रही थी। बड़ी अच्छी तरह उसने चंदर को बैठाया और बोली, इधर कैसे भूल पड़े आज? फिर आंखों में वही पहचान की परछाई तैर गई थी। कुछ क्षण बाद इंदिरा ने कहा था, अब तो 9 बज रहे हैं, ये 8 ही बजे फैक्ट्री बंद करके लौट आते हैं। पता नहीं आज क्यों देर हो गई। अच्छा, अब चाय तो पियोगे? चाय के लिए इनकार तो नहीं की जा सकती। चंदर ने बड़े उत्साह से कहा था और कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाकर बैठ गया था। उसकी सारी थकान उतर गई थी और मन का अकेलापन डूब गया था। नौकरानी आकर चाय रख गई। इंदिरा ने प्याले सीधे करके चाय बनाई तो वह उसकी बाहों, चेहरे और हाथों को देखता रहा। सब कुछ वही था, वैसा ही या चिर परिचित। तभी इंदिरा ने पूछा, चीनी कितनी दूं? और एक झटके में सब कुछ बिखर गया। उसका गला सूखने सा लगा और शरीर फिर थकान से भारी हो गया। माथे पर पसीना आ गया। फिर भी उसने पहचान का रिश्ता जोड़ने की एक नाकाम कोशिश की और बोला, 2 चम्मच। और उसे लगा कि अभी इंदिरा को सब कुछ याद आ जाएगा और वह कहेगी कि 2 चम्मच चीनी से अब गला खराब नहीं होता। पर इंदिरा ने प्याले में 2 चम्मच चीनी डाल दी और उसकी ओर बढ़ा दिया। जहर के घूंटों की तरह वह चाय पीता रहा। इंदिरा इधर उधर की बातें करती रही, पर उनमें उसे मेहमानबाजी की बू लग रही थी और चंदर का मन कह रहा था कि इंदिरा के पास से किसी भी तरह भाग जाए और किसी दीवार पर अपना सिर पटक दे। जैसे तैसे उसने चाय पी और पसीना पोंछता हुआ बाहर निकल आया। इंदिरा ने क्या क्या बातें की उसे बिल्कुल याद नहीं। सड़क पर निकलकर वह एक गहरी सांस लेता है और कुछ क्षणों के लिए खड़ा रह जाता है। उसका गला बुरी तरह सूख रहा है और मुंह का स्वाद बेहद बिगड़ गया है। चौराहे पर कुछ टैक्सी ड्राइवर नशे में गालियां बक रहे हैं और एक कुत्ता दूर सड़क पर भागा चला जा रहा है। मछलियां तलने की गंध यहां तक आ रही हैं और पान वाले की दुकान पर कुछ जवान कोका कोला की बोतलें मुंह में लगाए खड़े हैं। स्कूटरों में कुछ लोग भागे जा रहे हैं और शहर से दूर जाने वाले लोग बस स्टॉप पर खड़े अब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कारें, टैक्सियां, बसें और स्कूटर आ जा रहे हैं। चौराहे पर लगी बत्तियों की आंखें अब भी लाल पीली हो रही हैं। चंदर थका सा अपने घर की ओर लौट रहा है। उंगलियों पर जूता काट रहा है और मोजे की बदबू और तेज हो गई है। आखिर वह थका हारा घर पहुंचता है और मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठ जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। निर्मला उसे देखकर मुस्कुराती है और धीरे से बाहों पर हाथ रखकर पूछती है, बहुत थक गए? हाँ, चंद्र कहता है और उसे प्यार से देखता है। उसका मन भीतर से उमड़ आया है। वह किराए का मकान भी उस क्षण उसे राहत देता है और लगता है कि वह उसी का है।
निर्मला खाना लगाते हुए कहती है, हाथ मुंह धो लो। "उहुँ, अभी खाने का मन नहीं है।" चंदर कहता है तो वह बहुत प्यार से देखते हुए पूछती है, क्यों? क्या बात है? सुबह भी तो खा के नहीं गए थे। दोपहर में कुछ खाया था? हाँ, वह कहता है और निर्मला को देखता रह जाता है। निर्मला कुछ अचकचाती है और कुछ देर बाद थकी सी उसके पास बैठ जाती है। चंदर कुछ देर खोई-खोई नजरों से कमरे की हर चीज देखता रहता है और बीच-बीच में बड़ी गहरी नजरों से निर्मला को ताकता है। निर्मला कोई किताब खोलकर पढ़ने लगती है और चंदर उसे देखे जा रहा है। पीछे से पड़ती हुई रोशनी में निर्मला के बाल रेशम की तरह चमक रहे हैं। उसकी बरौनियां मुलायम कांटों की तरह लग रही है और कनपटी के पास रेशमी बालों से सिरे अपने आप घूम गए हैं। पलक के नीचे पड़ती हुई परछाई बहुत पहचानी सी लग रही है। उसने कड़ा आधी कलाई तक सरका लिया है। चंदर की निगाहें उसके अंग प्रत्यंग में पुरानी पहचान खोज रही हैं। उसके नाखून, उंगलियां और कानों की गुदारी लवें। उठकर वह पर्दे खींच देता है और आराम से लेट जाता है। उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है, अजनबी और तन्हा नहीं है। सामने वाला गुलदस्ता उसका अपना है, पड़े हुए कपड़े उसके अपने हैं, उनकी गंध वह पहचानता है। उन सभी चीजों में एक गहरी पहचान है। घोर अंधेरी रात में भी वह उन्हें टटोल कर पहचान सकता है, किसी भी दरवाजे से बिना टकराए निकल सकता है। तभी जीने पर गुलदाटी के थके कदमों की खोखली आहट सुनाई पड़ती है और उसे घबराहट सी होती है। वह धीरे से निर्मला को अपने पास बुला लेता है, उसे लिटाकर छाती पर हाथ रख लेता है। कई क्षणों तक वह उसकी सांस से उठती बैठती छाती को महसूस करता है और चाहता है कि निर्मला के शरीर का अंग अंग और मन की हर धड़कन उसे पहचान की साक्षी दें, गहरी आत्मीयता और निर्बंध एकता का एहसास दें। अंधेरे ही में वह उसके नाखूनों को टटोलता है, उसकी पलकों को छूता है, उसकी गर्दन में मुंह छिपाकर खो जाना चाहता है। धुले हुए बालों की चिर परिचित गंध उसके रंध्र-रंध्र में रिसने लगती हैं और उसके हाथ पहचान के लिए पोर-पोर पर थरथराते हुए सरकते हैं। निर्मला की सांस भारी हो आती है। वह उसकी मांसल बाहों को महसूस करता है और गोल गुदारे कंधों पर हाथ से थपथपाता रहता है। निर्मला के शरीर का अंग-अंग अनूठे अनुराग से खींचता सा आता है। उसका रोम-रोम उसे पहचान रहा था। जोड़-जोड़ कसाव से पूरित था। तन के भीतर गर्म रक्त के ज्वार उठ रहे थे और हर सांस पास खींचती सी जा रही थी। अंग प्रत्यंग में पोर-पोर में गहरी पहचान थी। तभी बिशन कपूर की खिड़की में उजाला होता है और धुआं सलाखों से लिपट-लिपट कर गली के अंधेरे में डूबने लगता है और उसका तन्हा मन तन्हाइयों को छोड़कर उस परिचित गंध, परिचित सांसों और पहचाने स्पर्शों में डूबता जाता है। उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। परिचय की एक मांग है और उस अंधेरे में वह सांस से, गंध से, तन के टुकड़े-टुकड़े से पहचान चाहता है, पुरानी प्रतीति चाहता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और उस खामोशी में वह आश्वस्त होता है। वह दोनों बाहों में उसे भर लेता है। ज्वार और उठता है, तन की गर्माहट और बढ़ती है और रंध्र-रंध्र में एकता का सागर लहराने लगता है। धीरे-धीरे निर्मला की तेज सांसें धीमी पड़ती हैं और चुंबकीय कशिश ढीली पड़ जाती है। खिंचाव टूटने लगता है और अंगों के ज्वार उतरने लगते हैं। चंदर कसकर उसकी बाहों को जकड़े रहता है। उतरता हुआ ज्वार उसे फिर अकेला छोड़े जा रहा है, अनजान तटों पर छोड़ी हुई सीपी की तरह। निर्मला अपनी दबी हुई बाह निकाल लेती है और गहरी सांस लेकर ढीली सी लेट जाती है। धीरे-धीरे सब कुछ सो जाता है और रात बहुत नीचे उतर आती है। कहीं कोई आवाज नहीं, आहट नहीं। धीरे से निर्मला करवट बदलती है और दूसरी ओर मुंह करके गहरी नींद में डूब जाती है। करवट बदलकर लेटी हुई निर्मला को वह अलसाया सा देखता रहता है और चंदर फिर अपने को बेहद अकेला महसूस करता है। वह निर्मला के कंधे पर हाथ रखता है, चाहता है कि उसकी करवट बदल दे, पर उसकी उंगलियां बेजान होकर रह जाती हैं। कुछ क्षण वह अंधेरे में ही निर्मला को उधर मुंह किए लेटा
देखता है और हताश सा खुद भी लेट जाता है। पता नहीं कब उसकी पलकें झपक जाती हैं और फिर बहुत देर के बाद थाने का घड़ियाल 2 के घंटे बजाता है और उसकी नींद उचट जाती है। नींद के खुमार में ही वह चौंक सा पड़ता है। कमरे की खामोशी और सूनेपन से उसे डर सा लगता है। अंधेरे में ही वह निर्मला को टटोलता है, तकिए पर बिखरे उसके बालों पर उसका हाथ पड़ता है और उन बालों की चिकनाई को महसूस करता है। सिर झुकाकर वह उन्हें सूंघता है, फिर निर्मला पर हाथ रखता है, उसके गोल कंधों को छूता है और वह स्पर्श भी पहचाना हुआ है। धीरे-धीरे वह उसके पूरे शरीर को पहचानने के लिए टटोलता है और उसकी सांसों की हल्की आवाज को सुनने और पहचानने की कोशिश करता है। निर्मला अब भी करवट लिए पड़ी थी। वह धीरे से नींद में कुनमुनाती है। चंदर का दिल धक से रह जाता है। कहीं निर्मला जाग न जाए, अनजाने ही उस स्पर्श से अजनबियों की तरह चौंक न जाए। निर्मला सोते-सोते एक बार रुक-रुक कर सांस लेती है, जैसे उसे डर सा लग रहा हो या कोई भयंकर सपना देख रही हो। चंदर सुन्न सा रह जाता है। क्या वह उसके स्पर्श को नहीं पहचानती? और फिर निर्मला को झकझोर कर वह उठाता है। निर्मला, निर्मला! वह बदहवासी में कहता है। निर्मला चौंक कर उठती है और आंखें मलते हुए प्रकृतिस्थ होने की कोशिश करती है और बिजली जलाकर वह निर्मला को दोनों कंधों से पकड़कर अपना मुंह उसके सामने करके डरी हुई आवाज में पूछता है, मुझे पहचानती हो निर्मला? मुझे पहचानती हो निर्मला? निर्मला आंखें फाड़े देखती रह जाती है। धीरे से आश्चर्य भरे स्वर में पूछती है, क्या हुआ? और वह निर्मला को ताकता रह जाता है। उसकी आंखें उसके चेहरे पर कुछ खोजती रह जाती हैं। अकेलापन। एक आदमी, एक मनुष्य सामाजिक प्राणी के रूप में इतना अभ्यस्त हो गया है कि अब अकेलापन इतना आसान नहीं है। हम साधु नहीं हैं, हम तपस्वी नहीं हैं कि अकेले रह जाएं। हम इस दौड़-भाग वाली दुनिया में जीते हैं और इस दौड़-भाग वाली दुनिया में हम अकेले नहीं रहते। लेकिन देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आस-पास पूरा मेला है, लेकिन फिर भी दिल अकेला है। तो उसी तरह की ये कहानी थी। एक दुनिया समानांतर की कहानी है, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। होती है अगली कहानी में फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।